प्रॉब्लम्स। ओके, एक ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन 2-3 बच्चों ने भेजा है डाउट में। वो कहते हैं एसएचएम का टाइम पीरियड कैपिटल टी है और 3/8 ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। तो समझें इसको, 3/8 ऑफ ऑसिलेशन। तो इसमें यह है कि एक ऑसिलेशन, ये ध्यान रखना इसमें डेटा ना सफिशिएंट नहीं है, बहुत अच्छे से ये डेटा नहीं दिया हुआ है। एक ऑसिलेशन मान लीजिए यहां से चलना चालू करता है और वो कंप्लीट करता है, तो बताइए टोटल कितना डिस्टेंस कवर करता है। 4a टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज 4a। ए और ए, तो यदि 3/8 ऑफ दिस निकालना है तो दिस इज 3/2a। कितना डिस्टेंस, 3/2a। अब सुनिए ध्यान से, यहां से a कवर किया और फिर a/2 कवर किया, ये a कवर किया और ये a/2 कवर किया, तो ये 3/8 ऑफ ऑसिलेशन हो गया। ठीक है, मैंने कहीं गड़बड़ तो नहीं करी है? सही है, एकदम सही लिखा है। अच्छा, तो हमें मालूम है कि भाई यहां से यहां तक तो t/4 लगने वाला है। 1/4 ऑसिलेशन के लिए कितना लगने वाला है, t/4। दिस इज ओके। अच्छा, यहां पे फेज होता है 90 और यहां पे फेज होता है 30, तो ये कितना एंगल कवर किया, 60। यहां पे होता है फेज 90, a/2 पे हो जाता है 30, तो यहां से यहां तक कितने से चेंज हुआ, 60 से। 60 डिग्रीज कवर करने में कितना टाइम लगेगा, t/6, है ना। ये t/6 आ गया और ये टाइम कितना है, t/4, तो ये टाइम हो गया t/4 प्लस t/6। इज दिस ओके, कोई प्रॉब्लम इसमें? चीयर्स। नेक्स्ट, ओके। इसमें कहा है दो पार्टिकल्स के बीच में फेज डिफरेंस बताइए। जो पहला पार्टिकल है उसकी पोजीशन दी है 0.5a, मतलब ये वाला डिस्टेंस 0.5a दे रखा है, तो ये वाला डिस्टेंस भी कितना है, 0.5a। और इसकी वेलोसिटी का एरो इस तरफ प्लॉट करके दिया है, मतलब ये वाला डिस्टेंस दिया है a/2 और ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, पहला पार्टिकल। दूसरा पार्टिकल उसका डायग्राम नीचे ड्रॉ करके दिया है, यही ड्रॉ कर देता हूं। ये पार्टिकल अगेन यहां से a/2 के डिस्टेंस पे है, तो ये भी कितना हो गया, a/2। और ये पार्टिकल जा रहा है ये भी पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो चलो फेज डिफरेंस निकालते हैं। मुझे इसका फेज बताओ, a/2 पर पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो कितना होता है, 30। वापिस आएगा तो 150, तो इसका फेज आ गया 30, बाद में π/6 लिख देंगे। अच्छा, यहां पे याद है फेज कितना होता है, 270। 0, 90, 180, 270 और 360। तो यहां पर ये कितना होता है बताओ, 270। और यहां से a/2 तक और कितना एंगल है, 60। यहां से a/2 तक का एंगल कितना रहेगा, 60। तो बताओ यहां फेज कितना हो गया, 330। आराम से, पहले इसको, ये मैंने पूरा डेटा आपको प्लॉट करके दिया था और बहुत इजीली आप रिटेन भी कर सकते हैं। 330। अब फेज डिफरेंस बताओ कितना आ रहा है, 300। अब 300 को देखो, एक तो उन्होंने पाई के टर्म्स में कन्वर्ट करके ऑप्शन दिया, तो दिस इज 10 into 30। कैसे भी लिख सकते हो, देखो ये ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, क्योंकि ये पॉइंट ध्यान रखना, जब फेज डिफरेंस 180 से बड़ा होता है तो इसको ऐसे स्पेसिफाई करने के बजाय प्रिफर किया जाता है 60। दोनों का सम कितना होता है, 360। ये कन्वेंशन है, लेकिन जरूरी नहीं है एग्जाम में फॉलो हो कि 300 डिग्रीज का फेज डिफरेंस आया है तो कुछ लोग उसको कहेंगे 300 और कुछ लोग कहेंगे 60। ऐसा क्यों, समझो। जैसे मान लीजिए ये पहला पार्टिकल और ये दूसरा पार्टिकल, ये एंगल 330 है, सॉरी 300 है, तो ये वाला एंगल कितना है, 60। दोनों इन दोनों के बीच का एंगल है, तो प्रिफर क्या करते हैं, 180 से छोटा एंगल।
तो पहले चेक करते हैं क्या 300 5 पाई बाय 3 ऑप्शन दिया हुआ है, 5 नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो 300 से मैच नहीं कर रहा रिजल्ट, एक भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो फिर क्या लिखेंगे 60, 60 इज पाई बाई 3, थर्ड ऑप्शन, ठीक है। मुझे नहीं मालूम था, वे 300 से पहले चेक कर लेते हैं, 300 से मैच कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो यदि ये 300 है तो बचा हुआ एंगल 60, दोनों ही सही है, कोई गलत नहीं है, ठीक है। सबको समझ में आया इधर बेटा? इफ इट मैचेस विद बोथ, होगा ही नहीं, उसमें आपको देखना वो दोनों के मार्क्स मिलेंगे, बट एक ही सिलेक्ट करना है तो आप 180 से छोटा वाला एंगल सिलेक्ट करेंगे, ध्यान रखना, मैं जो इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं सुनो, 180 से छोटा वाला एंगल प्रेफर करेंगे, दैट इज द कन्वेंशन, राइट कन्वेंशन। एक और क्वेश्चन है, 100 ग्राम मास स्ट्रेचेस अ पर्टिकुलर स्प्रिंग बाय 9.8 सेंटीमीटर्स, 100 ग्राम का वेट जो है कितना एक्सटेंशन कॉज करता है, 9.8 सेंटीमीटर्स का। तो कहते हैं कि कितना बड़ा मास स्प्रिंग के साथ लटका है ताकि टाइम पीरियड हो जाए 6.28, मतलब टाइम पीरियड चाहिए 6.28, 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, अब के इनडायरेक्टली दे दिया है, ये भी 6.28 होगा, ये भी, ये भी 6.28, पाई की जगह रख दो आप, तो m इज इक्वल टू के, और के की वैल्यू कितना मास है, 100 ग्राम यानी 0.1 kg, है ना, यानी इतने न्यूटन, इतने न्यूटन के फोर्स से एक्सटेंशन कितना मिल रहा है, दिस इज के इंटू ई विच इज 9.8 डिवाइडेड बाय 100 मीटर्स, एम जी की जगह 9.8 यूज करो, सॉरी, ये आया मास केजी में, ये मास केजी में, एम जी इज द फोर्स स्ट्रेचिंग, दैट इज के इंटू ई, तो आप देखो यहां से के की वैल्यू क्या आ रही है, 10 न्यूटन पर मीटर, तो ये 10 केजी आ गया। इज दिस क्लियर? ये सारे हो गए डाउट, और किसी का डाउट है तो इमीडिएटली भेज दो। एक फोटो आया है, डाउनलोड हो जा रहे भैया। अ मैन ऑफ मास, ये तो क्वेश्चन कटा हुआ है, मैं सॉल्व करके ही नहीं दे रहा, इधर से भेजा किसी ने, चलो हो गया, अपन वेव्स आगे बढ़ाते हैं। कल के कंटेंट से कोई डाउट है तो जल्दी बताओ। अब एक टिपिकल केस सिखाता हूं, थोड़ा टफ लग सकता है, ठीक है। इसमें आपको दो टाइम्स पे, दो अलग अलग टाइम्स पे फॉर्म फंक्शन देंगे और वेव की वेलोसिटी पूछेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा फील्ड डेवलप करें इसका। बहुत ध्यान से सुनना है, थोड़ा मैथमेटिकल है। फॉर्म फंक्शन जो है दैट इज वेव फंक्शन एट t इज इक्वल टू 0, है ना, ये वो फंक्शन है जिससे t इज इक्वल टू 0 पर आपको हर एक पॉइंट का y मिलेगा, है ना। और वेव फंक्शन होता है जिससे किसी भी टाइम पर आपको y मिल जाएगा, तो ये भी फॉर्म फंक्शन ही है लेकिन जनरल टाइम t के लिए, और ये सिर्फ t इज इक्वल टू 0 के लिए। तो एक बार फिर, वेव फंक्शन किसी भी टाइम t के लिए आपको y बता देगा, यानी शेप बता देगा, यदि आपको y की वैल्यू मिल रही है तो क्या मिल जाएगा, शेप। तो वेव फंक्शन को भी अपन मान सकते हैं ये फॉर्म फंक्शन है लेकिन टाइम t के लिए,
और ये किसके लिए, t इज इक्वल टू 0 के लिए। तो इस अंडरस्टैंडिंग से फायदा से, मान लो वो कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, कि ये जो अभी शेप है ये टाइम के साथ ये आगे शिफ्ट होगा। तो यदि ये ग्राफ शिफ्ट होता है, मान लीजिए ऐसा कोई सर्कल है, सिर्फ अपन ग्राफ की बात कर रहे हैं, सर्कल यदि शिफ्ट होगा, वही सर्कल शिफ्ट हो रहा, शेप रेडियस कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, लेकिन उसकी इक्वेशन तो चेंज होगी। उसकी इक्वेशन चेंज होगी कि नहीं, है ना, क्योंकि उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। तो यहां पर ये जो फंक्शन अभी डिस्क्राइब कर रहा है, सपोज ये फंक्शन आपको दे रखा है y इज इक्वल टू a प्लस एक्स स्क्वायर या 10, ऐसा फंक्शन दे रखा है ना, ये t इज इक्वल टू 0 के लिए। तो इसको यूज करके आप किसी भी पॉइंट का y निकाल सकते हैं, लेकिन सिर्फ किस टाइम पे। अब वो कहते हैं t इज इक्वल टू 2 पर हमको किसी भी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट निकालना है। t इज इक्वल टू 2 पर किसी भी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो बताओ कैसे निकालेंगे। तो जैसे आपको कहते हैं x इज इक्वल टू 4 पे, t इज इक्वल टू 2 पे y बताओ, तो बताओ इसे यूज कर सकते हैं क्या। नहीं बाबा, ये तो सिर्फ कब यूज किया जा सकता है, t इज इक्वल टू 0 पे, है ना। तो फिर इसको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। तो हमें मालूम है कि जो शेप है ये चेंज नहीं होता, सिर्फ क्या होता है, ये शिफ्ट होता है, या तो पॉजिटिव डायरेक्शन में शिफ्ट होगा या फिर नेगेटिव डायरेक्शन में। तो 2 सेकंड बाद जो फंक्शन है वो लिखना आ जाए, 2 सेकंड बाद जो ये फंक्शन है अपन उसको लिख लें, तो फिर उस फंक्शन से अपन ये y निकाल सकते हैं। ओके, तो थोड़ा सा मैथमेटिकल बैकग्राउंड, कोई भी ग्राफ बिना शेप चेंज के शिफ्ट होता है, तो शिफ्ट होने के बाद उसकी इक्वेशन लिखना है तो बहुत बहुत इजी। पुरानी इक्वेशन से नई इक्वेशन लिखना सिखा रहा हूं, एक स्टेप। यदि ग्राफ मान लो पॉजिटिव डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है और नई पोजीशन पे उसकी इक्वेशन लिखना है, तो जहां x है, x की जगह x माइनस डी रख दीजिए, आपको नई इक्वेशन मिल जाएगी। कब, जब वो d से किधर शिफ्ट हो रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो इसको फील करा देता हूं, बहुत ध्यान से सुनना। जैसे ग्राफ ले रहा हूं स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन जो है अभी 2 पर है, तो इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या, सभी पॉइंट्स के लिए x की वैल्यू 2 है। पुरानी इक्वेशन, ओल्ड इक्वेशन, इस शेप की ओल्ड इक्वेशन है x इज इक्वल टू 2। मान लो मैं इसको 2 से और शिफ्ट कर देता हूं, तो नई इक्वेशन क्या आएगी बताओ, न्यू इक्वेशन x इज इक्वल टू 4। यहां तो आपने लिख ली, हर बार नहीं लिख पाओगे, तो तरीका समझो। यहां यदि शेप पॉजिटिव डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है, तो नई इक्वेशन लिखने के लिए आप x की जगह क्या लिख दोगे, x माइनस 2। यदि पॉजिटिव डायरेक्शन में शेप शिफ्ट हो रहा है, तो जहां जहां x था उसकी जगह x माइनस डी लिख दीजिए, आपको नई इक्वेशन मिल जाएगी। देखो मिल रही है कि नहीं, x माइनस 2 इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 4। कितना इजी है। तो आपको यदि नई पोजीशन पे उस शेप की इक्वेशन चाहिए, शेप की इक्वेशन है तो उससे y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, शेप की इक्वेशन से आपको किसी भी x पे क्या मिल जाएगा, y। तो ये ध्यान रखेंगे। और मान लो ये नेगेटिव डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है ग्राफ, जैसे मान लीजिए 5 पर है, बताओ अभी इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू 5। मान लो ये 3 से शिफ्ट हो जाता है इधर, तो अब x को x प्लस डी से रिप्लेस करेंगे। नेगेटिव डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है, तो पुरानी इक्वेशन में x की जगह x प्लस डी रख दीजिए, तो क्या आ गया, x इज इक्वल टू 2। कितना सिंपल मैथमेटिकल फंडा है, पूरे मैथमेटिक्स की थ्योरी से बच गए, कॉन्सेप्ट आ गया। अब समझो, यदि वो कहते हैं कि ये इक्वेशन है, और मान लो वेलोसिटी दे दी है v, वेलोसिटी प्लस v दिया, प्लस v नॉट, ये वैल्यू और ये साइन, तो t इज इक्वल टू 0 पे ये इक्वेशन है, तो टाइम t में यही शेप पॉजिटिव डायरेक्शन में कितने से शिफ्ट हो जाएगा, डिस्टर्बेंस v नॉट की वेलोसिटी से चल रहा है, तो टाइम t में v नॉट t कवर कर लेगा। तो जहां जहां x है उसकी जगह क्या लिख देंगे, ये टाइम t बाद इक्वेशन आ गई, ये वेव फंक्शन आ गया। फॉर्म फंक्शन से क्या आ गया, वेव फंक्शन।
ठीक है, यस और नो। और देखो जहां वेरिएबल है, वेरिएबल की जगह अब सिर्फ एक्स आ रहा है कि एक्स और टी का लीनियर कॉम्बिनेशन, एक्स और टी का लीनियर कॉम्बिनेशन, या तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा या फिर नेगेटिव। तो या तो हर जगह एक्स माइनस वी टी आएगा या हर जगह एक्स प्लस, या तो ये शेप पॉजिटिव डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। पॉजिटिव डायरेक्शन में शिफ्ट होगा तो एक्स को एक्स माइनस वी टी से रिप्लेस करेंगे, क्योंकि यदि वेलोसिटी वी है तो ये टाइम टी में जो डिस्प्लेसमेंट आएगा ये कितना आएगा, वी नॉट टी। तो एक्स की जगह एक्स माइनस वी नॉट टी आ जाएगा। दोनों एक साथ कभी नहीं आएंगे, एक्स प्लस वी टी और एक्स माइनस वी टी दोनों एक साथ कभी भी नहीं आएंगे। कल किसी ने पूछा था लीनियर फंक्शन क्यों होता है, विराज ने शायद पूछा था। ये क्लियर है कि क्यों लीनियर फंक्शन आता है? ठीक है। अच्छा, अब इससे क्वेश्चंस कैसे बनेंगे? यदि आपको ऐसा कहते हैं कि ये 2 मीटर्स पर सेकेंड की वेलोसिटी से चल रहा है, ये डिस्टर्बेंस प्लस, और आपको t इज इक्वल टू 2 पर कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करना है, तो पहले t इज इक्वल टू 2 पे इसकी इक्वेशन लिखते हैं। बताओ 2 सेकेंड्स में कहां पहुंच जाएगा? 4 मीटर से पॉजिटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो जाएगा। तो यहीं की यहीं x की जगह x माइनस 4। अब ये कौन से टाइम की इक्वेशन आ गई? t इज इक्वल टू। अब आपको कहते हैं x इज इक्वल टू 4 पे t इज इक्वल टू 2 पे इक्वेशन लिखो। तो t इज इक्वल टू 2 के लिए तो आपने काम कर लिया, x की जगह क्या रख देंगे 4, तो y कितना आ गया 2। एक सिंपल ऑब्जेक्टिव बन गया। इज दिस क्लियर और नॉट? इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं क्योंकि इसके क्वेश्चंस मॉड्यूल में नहीं है। तो किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ध्यान से सुनिएगा। एक टाइप, ये t इज इक्वल टू 0 पे इक्वेशन है। फिर वो कहते हैं कि बताओ हर टाइम पे ये इक्वेशन मिलेगी कि शिफ्ट हो जाएगा तो इक्वेशन चेंज होगी? शिफ्ट होगा तो इक्वेशन चेंज होगी। अब वो कहते हैं t इज इक्वल टू 3 पे जो इक्वेशन है, अब इसकी वेलोसिटी पूछ ली, एक और स्टैंडर्ड टाइप। तो बस ये देखो कि सब कुछ सेम है। x की जगह क्या आ गया, x प्लस 6 आया, तो बताओ डिस्प्लेसमेंट किधर है, नेगेटिव डायरेक्शन में। कितने टाइम में? तो -2 मीटर्स पर सेकेंड। क्वेश्चन सॉल्व। x की जगह क्या आया है बस ये पता करना है। और मान लो यहां पे होता x -6, -6 कब आता है? जब वेव पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है। इज दिस ओके और नॉट? एक क्वेश्चन बन गया। अब इसमें हम, इतना इजी कॉन्सेप्ट है लेकिन इसमें फिर भी उलझ सकते हैं। कब उलझ सकते हैं मैं बताता हूं। इसी क्वेश्चन को उन्होंने दे दिया, इसी को ऐसे दे दिया, तो क्या करना बेटा, बहुत ध्यान से सुनो। एक बहुत सिंपल तरीका इसको रिजॉल्व करने का। यहां पर आप देखो जहां x आ रहा है वहां क्या है, x का स्क्वायर। अब किसका स्क्वायर आ रहा है? एक परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करो। x प्लस 2 का स्क्वायर आ रहा है, x प्लस 10 का स्क्वायर आ रहा है, x माइनस 6 का स्क्वायर आ रहा है। तो उसको सिर्फ इसे देख के जज कर सकते हो। एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू साथ में क्या है बताओ, 6। मतलब 6 का स्क्वायर यहां पे होगा, सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर। यहां पे एक्स का स्क्वायर है तो ट्रैवलिंग वेव में या तो एक्स प्लस डी का स्क्वायर आएगा या एक्स माइनस डी का स्क्वायर। तो बस इससे पता चल जाएगा कि एक्स के साथ +6 है कि -6, क्योंकि यहां पे प्लस है तो एक्स प्लस 6 का स्क्वायर आ गया। थोड़ी सी प्रैक्टिस, मान लो यहां पे आता समथिंग, ये मैं नहीं लिख रहा हूं, तो इसको ऐसे लिखेंगे, एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 4। तो एक्स की जगह क्या आ गया, एक्स माइनस 4। बस इतना, एक्स की जगह क्या आ गया, तो 4 का डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव डायरेक्शन में, एक्स प्लस 4 का स्क्वायर। समझ में आई बात? हो गया क्वेश्चन सॉल्व। एक क्वेश्चन ऐसा नहीं देता आपको जानते, समझ में तो आई गया? ठीक है ना, एकदम क्लियर है कि नहीं?
फिर एक क्वेश्चन के थ्रू एक और टेक्निक बताऊंगा। यस सर, यस सर, यस सर। चलो ठीक है। वेव इक्वेशन को कन्वर्ट करना कल बता दिया था मैंने, है ना। अब एक स्टैंडर्ड केस जो 3 बार नीट में आ चुका है, 3 बार आ चुका है, फिर आ सकता है। वो कहते हैं ऐसी कोई इक्वेशन दी आपको और जिसमें कंफ्यूजन आता है, वही इक्वेशन दे रहा हूं मैं आपको। वो कहते हैं कि यहां पर जो मैक्सिमम पार्टिकल स्पीड है, पार्टिकल की मैक्सिमम स्पीड दैट इज 4 टाइम्स द वेव स्पीड, और आपको एम्पलीट्यूड और बी का रेशियो पूछा है, ए और बी का रेशियो पूछा है। चलो देखें, मैक्सिमम पार्टिकल स्पीड का फॉर्मूला क्या है, एसएचएम परफॉर्म करेगा पार्टिकल, ए इंटू ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू बताओ यहां से देख के। अरे देख के बताओ ना। अरे ओमेगा इज ऑलवेज पॉजिटिव, के एंड ओमेगा आर ऑलवेज पॉजिटिव। टी का कोफिशिएंट क्या होता है, टी का कोफिशिएंट क्या होता है, ओमेगा। अरे क्यों भूल रहे हो भाई, ए साइन या कॉस के एक्स प्लस या माइनस ओमेगा टी। तो टी के साथ क्या आता है, ओमेगा साइन हटा के, एक्स के साथ क्या आता है, के। तो बताओ यहाँ ओमेगा कितना है। अरे नहीं ना बाबा, 2 पाई सी। अरे जो टी का कोफिशिएंट है वो 2 पाई सी है। आराम से देखो, जो टी के साथ आता है वो ओमेगा, जो एक्स के साथ आता है वो के। लेकिन बाहर यहाँ कुछ भी नहीं होना चाहिए, बाहर कुछ है क्या, नहीं। तो इसमें ध्यान रखना, ये ब्लंडर होता है। जो के है दैट इज 2 पाई बी, जो ओमेगा है दैट इज 2 पाई सी। माइनस साइन मत लगाना इन दोनों में, दे आर ऑलवेज पॉजिटिव। इज दिस क्लियर। अच्छा, मैक्सिमम पार्टिकल स्पीड एम्पलीट्यूड इनटू ओमेगा, व्हाट इज ओमेगा, वेव स्पीड इज ओमेगा बाय के, वेव स्पीड इज ओमेगा बाय के। तो यहां ए और बी का रेशियो मिलने के बजाय ए बी प्रोडक्ट मिल गया। क्वेश्चन मन से बनाया था, गड़बड़ हो गई, हो गई तो हो गई। तो ए इंटू बी की वैल्यू क्या आ रही है, ए इंटू बी इज 4/पाई। ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा इसी में ही, एक बार फिर से देखो, कंडीशन यही है। वो कहते हैं एम्पलीट्यूड और लैम्डा के रेशियो बताओ, एम्पलीट्यूड और लैम्डा के रेशियो। सुने ध्यान से, पहले अपन लिखते हैं, दिस मैक्सिमम स्पीड इज हाउ मच, ए इंटू ओमेगा, पहले फॉर्मूले, ए इंटू ओमेगा, दिस इज 4 टाइम्स, वेव स्पीड इज ओमेगा बाय के। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, दिस इज 2 पाई बाय लैम्डा। तो ए बाय लैम्डा इज, ये लैम्डा उधर ले गए, 2/पाई। इसको अपन ने यूज ही नहीं किया, इसे अपन यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो कूल एंड काम माइंड से आप आराम से देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्या पूछा है, बिल्कुल आंसर तक पहुंचोगे। ठीक है, फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट केस, ग्राफ देके आपसे यदि क्वेश्चन पूछा है तो कैसे करेंगे। मान लीजिए वेव इस डायरेक्शन में जा रही है, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है। तो ये जो पार्टिकल है, हमको सिर्फ इन दोनों का फेस कंपेयर करना है, इन दोनों में से किसका फेस ज्यादा है, किसका फेस बड़ा है, किसका फेस ज्यादा है। तो मुझे बताओ, ये पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म करते हुए अभी मीन पोजीशन पे है, पॉजिटिव डायरेक्शन जा रहा है कि नेगेटिव। नहीं बाबा, आप रोज ये कल भी ये गड़बड़ करी। इसकी पोजीशन पे बताओ, पॉजिटिव हाइट वाला सोल्जर पहुंचने वाला है कि नेगेटिव हाइट वाला, नेगेटिव हाइट वाला। तो ये पार्टिकल मीन पोजीशन पे है लेकिन किधर जा रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में।
तो इसका फेज होगा 180। याद आया? जो मीन पोजीशन पे और नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है उसका फेज होता है 180। ये जो पार्टिकल है ये मीन पोजीशन पे और ये किधर जा रहा है? ऊपर। तो इसका फेज कितना हुआ? 0। इसका फेज कितना हुआ? 0। तो इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना आ गया? 180। ठीक है। अच्छा, फेज डिफरेंस निकालना आ गया। कोई प्रॉब्लम इसमें? अच्छा, इसमें जो डेटा दे रखा है ध्यान से देखें। ये जो पार्टिकल है, अब थोड़ा सा चेंज करते हैं। ये पार्टिकल जा रहा है ऊपर, इसकी स्पीड दे दी है v0, और इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन दे दिया a0, और आपको ये डिस्टेंस दे दिया, ये वाला डिस्टेंस दिया। आपको वेव का एम्पलीट्यूड पूछा है, इसका टाइम पीरियड पूछा है, इसकी वेलोसिटी पूछी है, वेव वेलोसिटी पूछी है। ग्राफ से कैसे काम करेंगे? ठीक है, ध्यान से देखें। ये पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन पे है ना, तो इसकी स्पीड मैक्सिमम होगी। तो v नॉट इज ए ओमेगा, है ना। पहली इक्वेशन, ए ओमेगा इज v नॉट, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, ये पार्टिकल अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे है, तो इसका एक्सेलरेशन मैक्सिमम। तो ए ओमेगा स्क्वायर इज ए नॉट। तो ओमेगा या टाइम पीरियड पूछा है तो डिवाइड करो, पहले सेकंड वाले को फर्स्ट वाले से डिवाइड करते हैं। तो ए ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? ओमेगा इज ए नॉट बाय वी नॉट। तो टाइम पीरियड इज 2 पाई बाय ओमेगा। स्टेप 1, इज दिस ओके? एक ही क्वेश्चन से आप रिलेट करना सीख जाओगे एसएचएम को और वेव को। अच्छा, ये तो हो गया। अब एम्पलीट्यूड निकालना है, तो देखो यहां ओमेगा की वैल्यू होगी, वापस यहां रख देते हैं। ओमेगा की वैल्यू यहां रख देंगे तो ए आ जाएगा। तो देखो ए इंटू ए नॉट बाय वी नॉट इज वी नॉट, ओमेगा की जगह ए नॉट बाय वी नॉट। तो एम्पलीट्यूड आ गया वी नॉट स्क्वायर बाय ए नॉट। अब वेव वेलोसिटी, ये भी क्लियर बेटा एकदम। वेव वेलोसिटी बहुत सारे तरीके, देखो एक तो ओमेगा बाय के यूज कर सकते हो, साइन अलग से डिसाइड करेंगे। लैम्डा बाय टी कर सकते हो, या लैम्डा इनटू एफ। सभी एक ही फॉर्मूले को लिखने के अलग अलग तरीके हैं। दिस इज ओके? ठीक है, तो यहां अब आपके पास ओमेगा तो आई गई है। यदि हम के निकालने यानी लैम्डा निकालने, बेसिकली अब क्या मिसिंग है? लैम्डा। कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। दिस इज लैम्डा बाय 4, दिस इज 1 लैम्डा, दिस इज लैम्डा बाय 4। तो लैम्डा की वैल्यू हो गई 4d। अब चाहो तो ये यूज कर लो, अब चाहे तो ये यूज कर लो, अब चाहे तो ये यूज कर लो। जैसे ये यूज किया तो ओमेगा हमने क्या वैल्यू निकाली थी? ओमेगा इज ए नॉट बाय वी नॉट, ओमेगा के इज 2 पाई बाय लैम्डा, लैम्डा इज 4d। अच्छा, ये स्पीड आई। अब वेलोसिटी, ये ऊपर जा रहा है, मतलब इसकी पोजीशन पे पॉजिटिव हाइट वाला सोल्जर पहुंच रहा है। इसकी पोजीशन पे पॉजिटिव हाइट वाला सोल्जर पहुंच रहा, मतलब ये टुकड़ी इधर चल रही है। यदि ये इधर जाएगी तो ये नेगेटिव हाइट वाला सोल्जर यहां पहुंच जाएगा, तो उसकी वेलोसिटी किधर मिलेगी? नीचे। उसकी वेलोसिटी ऊपर है, मतलब उसकी पोजीशन पे पॉजिटिव हाइट वाला सोल्जर पहुंच रहा है, तो इसका मतलब वे वेलोसिटी नेगेटिव है, ये उधर जा रहा है। ठीक है, इधर एब्सोल्युटली क्लियर। एसएचएम के सारे पॉइंट्स आ गए इसमें। ठीक है इधर, तो ग्राफ वाला क्वेश्चन बहुत पीसफुली हैंडल कर पाओगे। अब एक बात ध्यान रखना, ये जो एफ वी लैम्डा एम्पलीट्यूड, ये 4 पैरामीटर्स आते हैं वेव इक्वेशन में। ये एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी ये किसी पे डिपेंड नहीं करते, इनको सोर्स डिसाइड करता है जो वेव जनरेट करने वाला है। और ये दोनों जो है ये आपस में डिपेंडेंट है, क्योंकि इन दोनों का रेशियो एफ आता है। दोनों का रेशियो एफ आएगा। वेव स्पीड इज डिसाइडेड सोनली बाय मीडियम, मैकेनिकल वेव के लिए वेव स्पीड कौन डिसाइड करता है? मीडियम, रूट टी बाय म्यू वगैरह वगैरह। और
फिर फ्रीक्वेंसी सोर्स डिसाइड करता है। ये फील करो, जैसे मैं धागे को हाथ में पकड़ के ऑसिलेट कर रहा हूं, मैं 1 सेकंड में 1 ऑसिलेशन दूं या 10 ऑसिलेशन दूं, वो मैं डिसाइड करूंगा, कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। ठीक है, तो जो वेव जनरेट होती है उसकी फ्रीक्वेंसी सिर्फ और सिर्फ कौन डिसाइड करता है? सोर्स। तो और इस धागे को 1 mm ऊपर लेके जाऊं या 2 mm ऊपर लेके जाऊं, ये भी मैं डिसाइड करूंगा। तो एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी कौन डिसाइड करता है? सोर्स। उसका मीडियम से, वेवलेंथ से कोई लेना देना नहीं। अच्छा, ये तो हमने डिसाइड किया, ये कौन डिसाइड करता है? मीडियम। तो लैम्डा सोर्स और मीडियम दोनों पे डिपेंड करती है। लैम्डा जो है वो इन दोनों पे डिपेंड, ये रिलेटेड है, ये आपस में रिलेटेड है। ठीक है, ध्यान रखना। तो फ्रीक्वेंसी इन दोनों के इंडिपेंडेंट है, एम्पलीट्यूड इन दोनों के इंडिपेंडेंट है। चलिए, वेव स्पीड, डिफरेंट मीडियम में जो वेव स्पीड है उसका एनालिसिस। तो धागे के ऊपर जो वेव स्पीड है, √T/μ उसका फॉर्मूला है। और गैस में जो वेव स्पीड है, आइडियल गैस में √B/ρ, बी बल्क मॉडुलस है। और बल्क मॉडुलस देखिए, अभी आपको थर्मोडायनेमिक्स भी पढ़ाएंगे, तो बल्क मॉडुलस जो है वो प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करता है ना। और ये याद रखना, अभी जो मैं फॉर्मूला दे रहा हूं ये अपन डिराइव कर लेंगे। PV⁴A ये एक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, इसको क्या बोलते हैं? पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, जिसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं होता है। ये जो, जब प्रेशर का पावर 1 है उस समय जो वॉल्यूम का पावर होता है, प्रेशर का पावर जब 1 है तो जो वॉल्यूम का पावर होता है उसको कहते हैं पॉलीट्रॉपिक एक्सपोनेंट। इसको कहते हैं पॉलीट्रॉपिक एक्सपोनेंट, यानी पावर। ये बल्क मॉडुलस डिसाइड करता है। तो बल्क मॉडुलस किसी भी प्रोसेस में यदि निकालना है तो A इंटू प्रेशर ऑफ गैस। प्रेशर वैरी करेगा तो बल्क मॉडुलस भी वैरी करेगा, लेकिन किसी एक प्रोसेस के लिए A तो फिक्स हो जाता है। आइसोथर्मल के लिए कितना होता है? 1। एडियाबेटिक के लिए मदर सिंह गामा। तो दो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट प्रोसेस है आइसोथर्मल के लिए, PV⁴ इज कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा 1 टाइम्स P। और एडियाबेटिक के लिए ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब न्यूटन से जो गलती हुई, न्यूटन ने गैस में जो साउंड का प्रोपोगेशन है उसको आइसोथर्मल मान लिया था। तो उन्होंने जो फॉर्मूला दिया, न्यूटन्स फॉर्मूला, दैट इज √P/ρ, ये गलत था, इससे एरर आ रहा था। ठीक है, और लैपलेस ने इसको करेक्ट किया। लैपलेस ने कहा कि नहीं, आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं है, दैट इज एडियाबेटिक। तो लैपलेस करेक्शन इज दिस बल्क मॉडुलस इज गामा P। तो लैपलेस ने जो फॉर्मूला दिया, पूरा इनडेप्थ एनालिसिस सबका होगा। ठीक है, किस प्रोसेस में ये बढ़ती है, घटती है, वगैरह वगैरह। और सॉलिड के लिए, जैसे कोई रॉड है, बस अपने सिलेबस में रॉड है, क्वेश्चन आएगा तो रॉड का, इसको ऐसे स्ट्राइक किया तो बताओ कौन सी वेव चलेगी? ट्रांसवर्स की लॉन्गिट्यूडनल? लॉन्गिट्यूडनल। देखो इसको विजुलाइज करो, ऐसे स्ट्राइक किया तो ये वेव यहां तक पहुंचेगी, झटका यहां तक पहुंचेगा, और पार्टिकल्स ऐसे ही ऑसिलेट करेंगे। तो ये कौन सी वेव जनरेट हुई? लॉन्गिट्यूडनल। ऐसे जो लॉन्गिट्यूडनल वेव जनरेट होती है उसकी स्पीड का फॉर्मूला है √Y/ρ। और मान लीजिए हथौड़े से ऐसे स्ट्राइक किया, तो अब यहां तक झटका पहुंचेगा, लेकिन पार्टिकल्स कैसे ऑसिलेट कर रहे हैं? ऐसे। वेव उधर जा रही है लेकिन ये रॉड ऐसे ऑसिलेट करेगी, तो अब कौन सी वेव? ट्रांसवर्स। तो इस केस में जो ट्रांसवर्स वेव जनरेट होगी उसके लिए √η/ρ, दिस इज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जिसके लिए एनसीईआरटी जी यूज करती है। शेयर मॉडुलस क्या है? ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी।
तो ये फॉर्मूले हो गए बेटा, यही फॉर्मूले अपने को ध्यान रखना है। व्हाट इज वाई एन वी? अरे दुष्ट, ये यंग्स मॉडुलस है, यंग्स मॉडुलस है। जी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, बी बल्क मॉडुलस, रो डेंसिटी, इधर सॉलिड की और उधर गैस की। लिक्विड्स के लिए बल्क मॉडुलस फिक्स रहता है, गैसेस के लिए प्रेशर के साथ वेरी करता है। ठीक है, अच्छा 2-3 पॉइंट्स इसके आप ध्यान रखें। एक तो ये कि जो भी स्पीड मिल रही है अर्थ के रिस्पेक्ट में नहीं है। जैसे बोट की या पर्सन की स्पीड किसके रिस्पेक्ट में होती है? सरफेस के रिस्पेक्ट में। ठीक है, याद है वो, मैंने रिलेटिव मोशन पढ़ाया। तो ये जो स्पीड इन फॉर्मूलों से मिलती है, ये अर्थ के रिस्पेक्ट में नहीं है, ये किसके रिस्पेक्ट में? मीडियम के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? जैसे बोट और रिवर के साथ काम करते हैं ना, बोट की रिवर के रिस्पेक्ट में स्पीड और रिवर की अर्थ के रिस्पेक्ट में स्पीड। एक केस जहां दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो u प्लस वी, और अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो u माइनस वी। इसको अच्छे से समझो। पहले अपन थ्रेड वाला केस एग्जॉस्ट करते हैं, फिर आइडियल गैस वाला। जैसे मान लीजिए किसी एक बस में, किसी व्हीकल में ये धागा बंधा हुआ है। ठीक है, इसके लिए आपको टेंशन दे दिया है 10 न्यूटन और लैम्डा दे दिया है 0.1 kg पर मीटर, नहीं तो आप निकाल लेना। वो आपको बता देंगे कि भैया इसका मास है 100 ग्राम या इसका मास है 100 ग्राम ऑफ 1 मीटर। तो मास पर यूनिट लेंथ निकाल लेंगे अपन, है ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक चीज और ध्यान रखना, दिस इज डेंसिटी इनटू एरिया क्रॉस सेक्शन। मास पर यूनिट लेंथ कभी लैम्डा को कन्वर्ट करना है, मास पर यूनिट लेंथ को मास पर यूनिट वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो मास पर यूनिट लेंथ इज मास पर यूनिट वॉल्यूम इनटू एरिया, याद रखेंगे ये। ठीक है, कई बार कन्वर्ट करना पड़ता है, कर लेंगे। अब वो कहते हैं कि ये जो बस है, ध्यान से सुनना, ये बस इस डायरेक्शन में जा रही है 10 मीटर्स पर सेकेंड से। ध्यान से सुनिएगा, बाहर एक व्यक्ति फुटपाथ पे खड़ा है, बस को ऑब्जर्व कर रहा है, और एक व्यक्ति अंदर है। दिस इज ए, दिस इज बी। और एक पल्स, ये क्या करता है? ये पल्स जनरेट करता है, यहां से पल्स जनरेट करता है। तो ये पल्स आगे की तरफ चलेगी, पीछे की तरफ? अरे धागा आगे की तरफ है तो पल्स किधर जाएगी? आगे की तरफ। तो इससे पल्स की स्पीड कितनी दिखने वाली है और इससे कितनी दिखने वाली है, अपने को पता करना है। तो ये नदी है, ये नदी है जिसके ऊपर वेव चलेगी, नदी के ऊपर बोट। तो ये नदी, ये मीडियम। थ्रेड क्या है? वो मीडियम जिसपे वेव चल रही है। थ्रेड क्या है भाई? वो मीडियम जिसपे वेव चलेगी, और वेव यानी बोट। तो जो बोट की, जो वेव की थ्रेड के रिस्पेक्ट में स्पीड है, रूट टी बाय लैम्डा या म्यू, मास पर यूनिट लेंथ। तो दिस इज रूट 10/0.1, तो 10 मीटर्स पर सेकेंड। ये स्पीड क्या है? 10 मीटर्स पर सेकेंड। अच्छा, ये जो पल्स जनरेट हुई, ऐसी एक पल्स जनरेट करी, ये इस बस के रिस्पेक्ट में आगे जा रही है, और रिवर यानी ये मीडियम भी आगे जा रहा है। तो इस व्यक्ति के रिस्पेक्ट में 20, इस व्यक्ति के रिस्पेक्ट में 20, बट इसके रिस्पेक्ट में तो सिर्फ 10। इसके रिस्पेक्ट में 10 है। इज इट ओके और नॉट? तो ये जो भी वेलोसिटी है, रादर ये जो स्पीड है, किसके रिस्पेक्ट में है? मीडियम के रिस्पेक्ट में। तो हमेशा ही वेलोसिटी ऑफ वेव विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ निकालना है, तो वेलोसिटी ऑफ वेव विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम प्लस वेलोसिटी ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, इन दोनों वेक्टर्स, इन दोनों ताकतों का सम है, इन दोनों ताकतों का सम है, दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे। और ये जो मीडियम के रिस्पेक्ट में स्पीड है, फॉर्मूले से मिलती है, वो मीडियम की वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करती है। ये जो स्पीड है, ये वाली स्पीड, ये सिर्फ मीडियम की प्रॉपर्टीज डिसाइड करेंगी, उसके मोशन से कोई लेना देना नहीं है, बस चल रही है या स्टेशनरी है। ये स्पीड कितनी आएगी? 10 मीटर्स पर सेकेंड। बस के रिस्पेक्ट में कितनी आएगी, यानी मीडियम के रिस्पेक्ट में कितनी आएगी? 10 मीटर्स पर सेकेंड। तो क्या याद रखना है? मीडियम के रिस्पेक्ट में जो स्पीड है, वो मीडियम के मोशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती। और एक और बात, जो मीडियम के रिस्पेक्ट में स्पीड है,
ना मीडियम के मोशन पे डिपेंड करती है ना सोर्स के मोशन पे। माने क्या, जैसे मान लीजिए ये व्यक्ति यहां पे टैप करता है तो वेव स्पीड कितनी मिलेगी, 10। अब दूसरी बार ये भागते हो, खुद भाग रहा है, जो वेव जनरेट करने वाला है वो दौड़ते हुए वेव को जनरेट कर रहा है, तो भी स्पीड कितनी मिलेगी, 10 मीटर पर सेकेंड। तो वेव की स्पीड जो है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जैसे मान लीजिए हवा स्टिल है और जो स्पीड ऑफ साउंड है वो 330 मीटर पर सेकेंड है हवा के रिस्पेक्ट में, यानी अर्थ के रिस्पेक्ट में, क्योंकि अभी हवा क्या है, स्टेशनरी। हवा के रिस्पेक्ट में स्पीड आई 330 मीटर पर सेकेंड। तो अभी हवा स्टिल है तो अर्थ के रिस्पेक्ट में भी 330। अब मैं यहां खड़े होकर स्पीच दे रहा हूं तो भी ये साउंड 330 से चलेगी, भागते हुए स्पीच दे रहा हूं तो भी 330। ये बॉल नहीं है, जैसे कोई बॉल फेंकते हैं ना, तो बॉलर जितनी तेजी से भागते हुए फेंकेगा बॉल की स्पीड उतनी ज्यादा हो जाएगी, मतलब सोर्स के ऊपर डिपेंड करती है। इधर नहीं, एक बार आपके मुंह से शब्द निकल गया तो मीडियम डिसाइड करेगा। ठीक है, एक बार इसने टैप कर दिया तो ये जो पल्स है वो किधर भाग रहा है, किधर दौड़ रहा है, किस स्पीड से दौड़ रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूला मीडियम की प्रॉपर्टीज डिसाइड करेगी। इज दिस क्लियर? अभी देखना उलझोगे, मैं बता रहा हूं, इतनी बार रिपीट कर रहा हूं तो भी गड्ढा करोगे, गड़बड़ करोगे। यही कर लो गड्ढा, एग्जाम में नहीं करना। अच्छा, फिर एक केस मान लीजिए ये व्यक्ति यहां खड़ा है और कोई यहां से टैप करता है, तो अब ये जो पल्स है 10 इधर चल रही है, इसके रिस्पेक्ट में स्पीड क्या आई, 10, और इसके रिस्पेक्ट में 0। क्योंकि जैसे वो ट्रेडमिल होता है ना जिसपे दौड़ लगाते हैं अपन, अपन आगे की तरफ भागते हैं सरफेस के रिस्पेक्ट में और सरफेस पीछे भागती है, तो नेट वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 0। तो देखो, रिवर इधर जा रही है और बोट उसके अपोजिट, मतलब अपन हाथ पांव मार रहे हैं, रिवर इधर फ्लो हो रही है और अपन हाथ पांव मार रहे हैं, और वही की वही है, क्योंकि हमारी ताकत और रिवर की ताकत सेम है। आर यू डेवलपिंग द फील? तो ऐसे यहां पर अब इसके रिस्पेक्ट में तो 10 ही रहेगी, इस मीडियम में हमेशा क्या आएगी, 10। अर्थ के रिस्पेक्ट में, जैसे बोट की अर्थ के रिस्पेक्ट वेलोसिटी u प्लस वी या फिर u माइनस वी, ऐसे ही यहां अर्थ के रिस्पेक्ट में डिसाइड करेंगे। क्लियर? इसको और अच्छे से अभी एक बार और समझाऊंगा जब अपन आइडियल गैस वाला केस लेंगे। तो इसमें एक दो स्टैंडर्ड केसेस हैं, आपको ध्यान रखना है। कोई रिंग ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है, यूनिफॉर्म रिंग ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो इस रिंग में टेंशन है और जो पल्स चलेगी इसके ऊपर, मान लीजिए आपने टैप करके एक पल्स जनरेट कर दी, तो पल्स की ये जो पल्स यहां जनरेट हुई इसकी थ्रेड के रिस्पेक्ट में स्पीड आएगी ओमेगा आर, जो थ्रेड की वेलोसिटी, यदि ये वेलोसिटी थ्रेड की निकालेंगे तो ओमेगा आर आएगी, तो इसके ऊपर जो पल्स जनरेट होगी उसकी भी स्पीड कितनी आएगी, ओमेगा आर। तब दो केसेस याद रखना, ये जैसे वो कहते हैं ये घूम रहा और ये घूमने की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड, तो यहां जो पल्स चलेगी वो इस धागे के रिस्पेक्ट में कितने से चलेगी, 10 से। यदि वो इसी डायरेक्शन में जा रही है तो उसकी अर्थ के रिस्पेक्ट में कितनी होगी, 20। और मान लीजिए ये रिंग इधर रोटेट कर रहा है और पल्स इधर चल रही है, तो अर्थ के रिस्पेक्ट में 0, अर्थ के रिस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0, या तो 2v या फिर 0। ये स्टैंडर्ड केस है, यू हैव टू रिमेंबर दिस, डेरिवेशन नहीं दे रहा मैं इसका, ठीक है। और फिर एक सिंपल केस लेता हूं बात समझाने के लिए। से मान लीजिए एक हैवी मास यहाँ लटका है और इसका मास निग्लिजिबल है, आपको डेटा दिया जाएगा, तो ये 10 ग्राम धागे का मास, 10 ग्राम, 5 ग्राम, और ये 2 किलो, 4 किलो। तो यहां पर ये जो थ्रेड है इसका मास निग्लिजिबल है, तो हर पॉइंट पे टेंशन mg के बराबर। पहला केस, उसका मास 0 मत ले लेना, नहीं तो मास पर यूनिट लेंथ 0 हो जाएगा, तो वेव स्पीड कैसे निकालोगे। तो यहां पर एक केस जहां पे थ्रेड का मास निग्लिजिबल है, तो ये कांस्टेंट टेंशन वाला केस हो गया। तो थ्रू आउट स्पीड क्या मिलेगी, थ्रू आउट स्पीड, वेव स्पीड इज रूट टी बाय लैम्डा या म्यू, म्यू इसके लिए मास पर यूनिट लेंथ, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से। दूसरा केस है कि ये जो मास है
ये निग्लिजिबल नहीं है भाई। मान लीजिए ये m है और ये मास 3m है, समथिंग लाइक दिस, कंपेरेबल या ज्यादा। अब यहाँ पे टेंशन कितना है, mg, और यहाँ पे कितना हो गया 3mg, सॉरी 4mg, 4mg बिल्कुल ठीक, 4mg। तो अलग अलग पॉइंट पे टेंशन अलग अलग है, तो ये मीडियम नॉन यूनिफॉर्म कहलाएगा वेव के रिस्पेक्ट में, क्योंकि टेंशन मीडियम की प्रॉपर्टी है जो कि अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग है। तो यहाँ वेव स्पीड कांस्टेंट है कि वेरिएबल, वेरिएबल, क्योंकि मास पर यूनिट लेंथ तो थ्रू आउट सेम है, बट टेंशन अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग है, तो ये वेरिएबल स्पीड हो गई। तो यहां पर जैसे इस पॉइंट पे स्पीड निकालना है तो रूट एम जी बाई म्यू, और यहां पे निकालना है तो रूट 4mg बाई म्यू, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग। पहले इस पॉइंट को लॉक करो। अब इसमें कभी आपसे टाइम पूछ लिया ऊपर या नीचे का, तो ये तो बहुत इजी है, ये आपने स्पीड निकाली, स्पीड मालूम है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड गिव्स यू टाइम, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड वाला केस है। ठीक है, अच्छा अब इस केस में यदि काम करना है तो ओरल काम देखो बिना इंटीग्रेशन के, दो केसेस बताता हूं। एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट जो जानते हैं लेकिन अभी यूज नहीं कर पाएंगे, मुझे बताओ कि ए या बी, जैसे आपने एक हथौड़े से इसको स्ट्राइक किया तो एक वेव ऊपर की तरफ चलेगी, यहां यदि आपने स्ट्राइक किया तो ये यहां से यहां तक पल्स चलेगी, ठीक है। तो मुझे बताओ ए पर फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेगी कि बी पर? फ्रीक्वेंसी कभी भी मीडियम चेंज के साथ चेंज नहीं होती, अपन ने ऑप्टिक्स में पढ़ा है, एक मीडियम से मीडियम चेंज हो रहा है, कंटिन्यूसली मीडियम चेंज हो रहा है, क्योंकि क्या चेंज हो रहा है, टेंशन, टेंशन कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, मतलब मीडियम चेंज हो रहा है। तो मीडियम चेंज होता है तो वेव स्पीड और लैम्डा दोनों चेंज होते हैं, फ्रीक्वेंसी कभी चेंज, तो थ्रू आउट फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, फ्रीक्वेंसी थ्रू आउट सेम रहेगी, क्या चेंज होगी, वेव स्पीड और लैम्डा। तो बहुत ध्यान से देखो, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ये कांस्टेंट है तो ये दोनों प्रोपोर्शनल, स्पीड डबल हो जाएगी तो लैम्डा भी डबल हो जाएगी, स्पीड आधी हो जाएगी तो लैम्डा भी। तो यदि आपको यहां पे इनका रेशो पता करना है तो कैसे, मान लीजिए लैम्डा बी बाय लैम्डा ए पूछ लिया, तो पहले लिखना दिस इज वी बी बाय वी ए, और यहां पे ये तो सेम है, अरे म्यू तो सेम है, तो दिस वी इज प्रोपोर्शनल टू रूट टी। स्पीड भी डबल हो गई तो लैम्डा भी डबल हो गई। इज दिस क्लियर बेटा? एकदम सिंपल क्वेश्चन आएगा, ब्लंडर नहीं करना अपने को। आगे बढ़े इधर, इसमें कभी टाइम वगैरह पूछ लिया है? रुको टाइम वाला केस लास्ट में बताता हूँ, इंटीग्रेशन वाले केस लास्ट के लिए रखते हैं। थ्रेड वाला केस हो गया, अब अपन आ जाते हैं आइडियल गैस। आइडियल गैस जहां वेव स्पीड इज रूट, बताओ प्रेशर के साथ स्पीड बढ़ेगी घटेगी, जल्दी बताओ, इधर से भी आन दो रिस्पॉन्स। प्रेशर यदि बढ़ाएंगे तो वेव स्पीड बढ़ेगी घटेगी, हर्षित कह रहा है सेम, विराज कह रहा है बढ़ेगी, वी कांट टेल। देखो यहाँ पे ऑल थ्री केसेस आर पॉसिबल, प्रेशर अकेला कभी भी डिसाइड नहीं कर सकता, बहुत ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। इसमें जो सही तरीका जज करने का, हमें ये इक्वेशन याद है, पी एम इज इक्वल टू रो आर टी, आइडियल गैस इक्वेशन डेंसिटी के टर्म्स में, तो पी बाय रो, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना। यहां पर यदि आपको ये कहा है कि प्रेशर बढ़ रहा है तो वेव सी बढ़ेगी घटेगी, आपको इसका वेरिएशन भी देखना है, क्योंकि डेंसिटी प्रेशर के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है, ध्यान से सुनना आप। एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन, जैसे काइनेटिक एनर्जी जो है
उसको मैं लिखता हूं हाफ पी इंटू वी। पी क्या है? मोमेंटम, प्रेशर नहीं, एम वी। अब इसको देखता हूं, मैं कहता हूं कि स्पीड डबल कर दी तो बताओ काइनेटिक एनर्जी कितने फैक्टर से बढ़ जाएगी? अरे डबल होगी ना, देखो ये प्रोपोर्शनल टू वी है। तो नहीं, गलती हो गई, क्योंकि ये टर्म भी किसके ऊपर डिपेंड करता है? वी के ऊपर। हाँ, इसको छोड़ सकते हो क्योंकि ये वी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो यदि आपको कहीं वेरिएशन पता करना है, जैसे स्पीड के साथ वेरिएशन पता करना है, तो आप वो सारे टर्म सर्कल में डालो जो स्पीड के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है? नहीं तो देखो एक और तरीका, काइनेटिक एनर्जी पी स्क्वायर बाय 2m। इसमें तो स्पीड है ही नहीं। हाँ, आप देखो इसको क्रॉस कर सकते हो, इसको क्रॉस कर सकते हो, इसको क्रॉस कर सकते हो क्या? नहीं। यदि स्पीड के साथ वेरिएशन जज करना है तो भाई इसका वेरिएशन अकाउंट करना पड़ेगा। क्या इस एक्सप्रेशन को देख के बोल सकते हो कि यार काइनेटिक एनर्जी तो स्पीड पे डिपेंड ही नहीं करती? नहीं बोल सकते ना, क्योंकि ये टर्म स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है, ये भी टर्म स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जो डेंसिटी है, बताओ ये हमेशा कांस्टेंट रहती है क्या? नहीं, इट इज नॉट अ कांस्टेंट, तो उसका प्रेशर के साथ वेरिएशन अकाउंट करना पड़ेगा। तो सही तरीका क्या है? ये पूरा रेशो ध्यान से देखो, ये रेशो गामा तो कांस्टेंट है, ठीक है, गामा कांस्टेंट। ये रेशो बढ़ेगा कि घटेगा ये डिसाइड करने वाला है कि स्पीड बढ़ेगी कि घटेगी। और ये रेशो सिर्फ और सिर्फ कौन डिसाइड करता है? टेम्परेचर। ये रेशो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर डिसाइड करता है। तो यदि टेम्परेचर बढ़ रहा है, जैसे आपको कहा प्रेशर बढ़ रहा है, तो ध्यान से सुनो, प्रेशर बढ़ने के साथ तीनों चीजें पॉसिबल है। टेम्परेचर बढ़ भी सकता है, टेम्परेचर घट भी सकता है, और टेम्परेचर कांस्टेंट भी रह सकता है। ऑल केसेस आर पॉसिबल। तो फाइनली सिर्फ प्रेशर के वेरिएशन से डिसाइड नहीं कर सकते कि क्या हो रहा है। अब जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस है, उसमें प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होगी, यानी डेंसिटी भी बढ़ेगी। तो ये रेशो चेंज नहीं होता है क्योंकि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है धीरे धीरे। आइसोथर्मली प्रेशर को बढ़ाएंगे तो फिर ये रेशो चेंज होगा क्या? बताओ, क्योंकि ये रेशो किसके ऊपर डिपेंड करता है? टी के ऊपर। तो वेव स्पीड चेंज नहीं होगी। तो ऐसे तीनों केसेस बनते हैं। तो फाइनली कौन डिसाइड करेगा स्पीड बढ़ेगी घटेगी? टेम्परेचर। तो कोई आपसे सिर्फ ये कहे कि हमने प्रेशर को घटा दिया तो क्या होगा? ऑल थ्री केसेस आर पॉसिबल, क्योंकि प्रेशर के घटने पे तीनों घटनाएं घट सकती है। टेम्परेचर कांस्टेंट रह सकता है, बढ़ सकता है और घट सकता है। इज दिस क्लियर? तो सिर्फ प्रेशर से आप जवाब नहीं देंगे, ठीक है, उसके साथ आपके पास और इंफॉर्मेशन होना चाहिए। और टेम्परेचर के बारे में बता दिया, टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्पीड बढ़ेगी, कोई डाउट ही नहीं है। क्योंकि यदि टेम्परेचर के टर्म्स में लिखें तो ये जो एक्सप्रेशन है, इसमें अब ये तो कांस्टेंट्स है ना बेटा, सिर्फ टेम्परेचर अकेला है और कोई चीज वेरी करती नहीं, तो सिर्फ अकेला टेम्परेचर ही डिसाइड करेगा क्या होने वाला है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये एक और चीज, यदि सेम गैस है, सेम गैस, तो V1/V2 इज रूट T1/T2। और डिफरेंट गैस है तो इसका रेशो भी आपको काउंट करना पड़ेगा। मैं नहीं करा रहा, वो तो बहुत इजीली हो जाएगा। ठीक है। अ, जया बच्चन गैस के लिए गामा क्या? और हरिवंश राय बच्चन गैस के लिए 7/5। अरे मोनोटोमिक गैस के लिए क्या है? 5/3। माँ, हु इज पा? अमिताभ बच्चन। तो हु इज माँ? जया बच्चन। तो मोनोटोमिक इज जया बच्चन। और पा के पिताजी दा हरिवंश राय बच्चन। तो डायटोमिक गैस के लिए 7/5। ये ध्यान रखेंगे। तो अलग अलग गैस के लिए यदि काम कर रहे हैं तो बेटा ये कैंसिल नहीं होगा, फिर इसका रेशो भी अकाउंट करना पड़ेगा। ठीक है, और पीसफुली हो जाएगा, अलर्ट रहना है, उसके क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा। ठीक है, इसमें दो एक एक्सप्रेशंस जो हैं वो मैं बता देता हूं, आप याद रखेंगे। एक तो ये कि ह्यूमिडिटी बढ़ने के साथ वेव स्पीड बढ़ती है, साउंड की स्पीड बढ़ती है। ठीक है, ऐसा क्यों?
जैसे अपन ड्राई एयर की बात करें तो 100 मॉलिक्यूल्स लेते हैं, तो उसमें 79 और 21 का रेशियो है। 79 नाइट्रोजन और 21 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं। 100 मॉलिक्यूल्स लिए, सबको मालूम है। अब यदि अपन ह्यूमिड एयर लेंगे तो कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स इसको रिप्लेस करेंगे, कुछ इसको रिप्लेस करेंगे, क्योंकि कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स आ गए अब 100 में। अब 100 मॉलिक्यूल्स आप ह्यूमिड एयर के लेंगे तो सिर्फ ये दोनों मिलेंगे कि अब वाटर भी मिलेगा? तो भैया इसका नंबर भी थोड़ा कम होगा, इसका नंबर थोड़ा कम होगा, और कुछ वाटर आ जाएगा। तो जो वाटर इसको रिप्लेस कर रहा है, इसको रिप्लेस कर रहा है, दोनों से ही हल्का है। पानी भारी होता है नाइट्रोजन से कि हल्का होता है? मैं मॉलिक्यूलर मास की बात कर रहा हूँ। 18 होता है, इसका 32, इसका 28। तो हल्के मॉलिक्यूल से रिप्लेस कर रहे हैं तो एवरेज मोलर मास कम हो जाएगा। इज दिस ओके? तो आप इसको देखो, गामा आर टी बाय एम में एम इज डिक्रीजिंग, एम इज डिक्रीजिंग। तो भैया वेव स्पीड बढ़ती है, ह्यूमिड एयर में साउंड की स्पीड बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और एक एक्सप्रेशन, स्पीड एट टेम्परेचर टी डिग्री सेल्सियस क्लोज टू जीरो। ये टेम्परेचर में बहुत बड़ा वेरिएशन नहीं है, तो दिस स्पीड एट टी डिग्री सेल्सियस इज सी, या 332 लिया हुआ है ना, 332 प्लस 0.160, यहाँ टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में होना चाहिए। ठीक है, तो टी डिग्री सेल्सियस पे बहुत बड़ा टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। ठीक है, जीरो के आसपास किसी टेम्परेचर पे आपको यदि स्पीड ऑफ साउंड चाहिए तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं। कहां से आया मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा फील आ जाएगा, न्यूमेरिकल्स में मदद मिलेगी। ठीक है, तो दो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, देखो ध्यान से। v एट t डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय v एट आराम से देखो इसको, इसमें कोई प्रॉब्लम? 0 डिग्री सेल्सियस है ना, 273 केल्विन, और टेम्परेचर केल्विन में। ओरिजिनल फॉर्मूला गामा आर टी बाय एम में टेम्परेचर काहे में होना चाहिए? केल्विन में। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ये 0 डिग्री सेल्सियस पे जो स्पीड है दैट इज टेकन एज 332, दैट इज टेकन एज 332 स्टैंडर्ड है। तो ये 332, और इसको लिख लेते हैं, दिस इज 273 प्लस टी। डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर रखेंगे तो कैपिटल टी क्या है? 273 प्लस टी। कोई प्रॉब्लम? और 1 प्लस टी बाय 273 टू द पावर 1/2। यदि ये टेम्परेचर 273 से बहुत छोटा है, मतलब 20 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस तक, 110 तक, 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ये फॉर्मूला यूज नहीं करना। ठीक है, और नॉर्मल टेम्परेचर 25 27 ऐसा ही रहता है। तो जहां पर टी 273 के 1/10 से कम है या उसके बराबर है, 1/10, अपन कौन सी अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हैं? बाइनोमियल। कौन सी अप्रोक्सीमेशन? बाइनोमियल। तो ये v इस 332 को भी उधर ले जाते हैं, तो ये 1 प्लस एक्स टू द पावर n, 1 प्लस एन एक्स, वो 1/2 नीचे उतार दिया। तो ये t काय में होना चाहिए? डिग्री सेल्सियस में, और ये 27 से कम होना चाहिए। 27 तक भी यूज कर सकते हैं। ये समझ में आया ये? ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये थोड़ा सा कंटेंट जो है तकलीफ दे सकता है। यहां तक क्लियर है बेटा? एब्सोल्युटली क्लियर? तो यस बोल दो जल्दी।
आपको शायद एक बार मैंने ये पीजे डिकोड करने को कहा है। एक बच्ची क्लास में बहुत बात कर रही थी, बहुत समय पुरानी बात है। तो मैंने उनको चुप कराने के लिए बोला, रीढ़ की हड्डी के दर्द आप चुप रहें। बताओ उस बच्ची का नाम क्या है? मैंने एक बच्ची को मतलब क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया था और डिस्कशन अलाउ किया था, लेकिन वो बहुत जोर से बात कर रही थी तो दूसरे लोग डिस्टर्ब हो रहे थे, तो मैंने उनको डांटा, रीढ़ की हड्डी के दर्द आप चुप रहें। यस। पलक, स्पाइन एक, है ना? हाँ। हिंदी में क्या बोलेंगे? ठीक है। अब एक बच्ची का यहाँ पे नाम है विदाउट बर्न्स, बर्न्स, विदाउट बर्न्स, अंजलि। कोई मरा तो नहीं? चलिए, अब वेव स्पीड का फंडा यहाँ पे उसको फिनिशिंग टच दे देते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, कभी भी आपको किसी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में वेव स्पीड पूछी है तो पहला काम ये करेंगे कि आप अर्थ के रिस्पेक्ट में निकालो और उसके बाद ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में। ठीक है? तो केस क्या है? मान लीजिए वो कहते हैं कि हवा इस डायरेक्शन में चल रही है, हवा की स्पीड अपन मान लेते हैं वी डब्ल्यू, विंड, और साउंड की स्पीड है उसको सी कहेंगे। दिस इज ऑलवेज विथ रिस्पेक्ट टू विंड। जो रूट गामा आर टी बाई एम से वैल्यू मिलती है वो कौन सी वैल्यू मिलती है? विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम, विथ रिस्पेक्ट टू एयर। तो ये विंड की अर्थ के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी पहली ताकत, और ये साउंड की मीडियम यानी विंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी दूसरी ताकत, इस डायरेक्शन में। तो अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये अर्थ, अर्थ के रिस्पेक्ट में है ये स्पीड, जो आवाज इधर चल रही है उसकी स्पीड क्या आएगी? अरे इधर कोई व्यक्ति खड़ा है, यहां कोई व्यक्ति खड़ा है, स्टेशनरी विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, तो इसके कानों को स्ट्राइक करने वाली जो साउंड है उसकी स्पीड ये आएगी। और इधर कोई बंदा खड़ा है, इसको और शिफ्ट कर देते हैं। मान लो यहां कोई व्यक्ति बोल रहा है, ठीक है? तो आवाज उधर भी जाएगी इधर भी आएगी। हवा तो इसके बोलने से हवा का डायरेक्शन थोड़ी चेंज हो जाएगा, कोई बाहुबली थोड़ी है। तो इधर जो ऑब्जर्वर खड़ा है अर्थ के रिस्पेक्ट में, पहले अर्थ के रिस्पेक्ट में, इसके लिए साउंड तो इधर चल रही है बट हवा उधर चल रही है, और साउंड बहुत फास्ट चलती है, हवा से तो बहुत फास्ट चलती है, तो सी हमेशा इसको डोमिनेट करेगी। तो इसको जो आवाज स्ट्राइक कर रही है उसकी स्पीड, ये किसके रिस्पेक्ट में निकाली अपन ने? अर्थ के रिस्पेक्ट में। हमेशा पहले ये करना। अच्छा, अब मान लीजिए इधर कोई ऑब्जर्वर है, इधर कोई ऑब्जर्वर है, वो वी से दौड़ लगा रहा है, तो इसके रिस्पेक्ट में अब देखो, जो साउंड इसे स्ट्राइक कर रही है इस तरफ चल रही है वो अर्थ के रिस्पेक्ट में सी प्लस वी डब्ल्यू से चल रही है, और ये इधर जा रहा है तो इसके रिस्पेक्ट में सी प्लस वी डब्ल्यू माइनस वी, वी वन माइनस वी टू चलेगा। और मान लो ये ऑब्जर्वर इधर जा रहा है तो सी प्लस वी डब्ल्यू प्लस वी। ठीक है? अच्छा, मान लीजिए यहां जो बंदा है, इस तरफ जो साउंड चल रही है अर्थ के रिस्पेक्ट में वो सी माइनस वी डब्ल्यू से चल रही है, और ये बंदा इस तरफ वी से दौड़ लगा रहा है। बताओ इसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में स्पीड कितनी हुई? सी माइनस वी डब्ल्यू प्लस वी। लेकिन पहले किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे? अर्थ के रिस्पेक्ट में। और हवा के बारे में कुछ भी नहीं बताया, मतलब हवा क्या है? स्टिल। ध्यान रहेगा ये। तो बहुत ध्यान से अब इस क्वेश्चन का जवाब देना। ये जो स्पीकर है, ये स्पीकर वीएस से चल रहा है, सोर्स वीएस से चल रहा है इस तरफ, हवा चल रही है इस डायरेक्शन वी डब्ल्यू से, और ये भाई
v से इधर चल रहा है। तो इसको और स्पीड ऑफ साउंड विथ रिस्पेक्ट टू एयर इस ये कितनी स्पीड डिटेक्ट करेगा, जल्दी बताओ। अभी बताया था इसके दौड़ने से कोई लेना देना नहीं, सोर्स के मोशन का स्पीड ऑफ साउंड से कोई, तो वो हवा के रिस्पेक्ट में तो सी से ही चलेगी, ये दौड़े या स्टेशनरी रहे। अभी बताया था थोड़ी देर पहले, सोर्स के मोशन का स्पीड ऑफ साउंड से लेना देना नहीं, वो हवा में जिस स्पीड से चलती उस स्पीड से चलेगी, इधर भी वो सी से चलेगी। तो इधर अर्थ के रिस्पेक्ट में स्पीड बताओ, सी प्लस वी डब्ल्यू, और ये इसकी तरफ आ रहा है सी प्लस वी डब्ल्यू प्लस वी। इज दिस ओके और नॉट? ठीक है। तो इसमें एक लास्ट केस बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए स्पीकर यहां है, टॉप व्यू, उसका सर अपन विजुलाइज कर रहे हैं, उसकी नोज, ठीक है, ये बोल रहा है, और लिसनर जो है यहां खड़ा है, और हवा इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के परपेंडिकुलर बह रही है, विंड इज ब्लोइंग लाइक दिस। अब इसको जो स्पीड महसूस होने वाली साउंड की वो पता करना है। तो इस तक वो आवाज पहुंचेगी जो इधर चलने की कोशिश कर रही है, लेकिन हवा उसको अपने साथ बहा के इधर ले आई। जो बोट इधर चलेगी, जो बोट इधर चलेगी सी से, उसको हवा अपने साथ लेके आएगी यहां पर। तो ये वेलोसिटी ऑफ साउंड विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, इन दोनों ताकतों का रिजल्टेंट। इज इट ओके और नॉट? क्योंकि जो आवाज, जो डिस्टर्बेंस इधर चलेगा उसको तो ये बहा के ले जाएगी हवा, तो इसके कानों तक वो आवाज पहुंचने वाली जो उधर चलने की कोशिश कर रही है, लेकिन हवा के साथ इधर आ गई। इज दिस क्लियर और नॉट? तो ये जो स्पीड ऑब्जर्व करने वाला है, इसके रिस्पेक्ट में जो स्पीड है, दैट इज रूट ऑफ सी स्क्वायर माइनस वी डब्ल्यू स्क्वायर। ये तीन केसेस है, हवा के साथ में साउंड चल रही है, हवा के अपोजिट, या फिर हवा के परपेंडिकुलर। तीन ही केस हैं ऑब्जेक्टिव, बाकी फिर सब्जेक्टिव हो जाते हैं। ठीक है भाई। ट्रेन ब्लोइंग हॉर्न भी यही है। सोर्स के मोशन का लेना देना ही, बेटा ट्रेन चल रही है या नहीं चल रही है श्रेष्ठ, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी मैंने बताया ना। ठीक है, ये हो गए स्पीड ऑफ साउंड के केसेस। इसमें इंटीग्रेशन वाला एक केस कभी कभी आ जाता है, उसको अवॉइड करते हैं अपन, ओरल सॉल्यूशन उसका जनरेट करते हैं। कौन दोनों हंस रहे हैं? सिर्फ ये हैंगिंग है, खुद के वेट के इन्फ्लुएंस में यहाँ टेंशन है। तो देखिए पहला पॉइंट तो ये कि यहां से डिस्टेंस एक्स पे आपको स्पीड पूछी है, तो यहाँ इतना मास सपोर्टेड है, ये जो टेंशन है वो इस मास को सपोर्ट कर रहा है। मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ, ये मास आ गया, मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ, ये मास आ गया। mg टेंशन आ गया, ये क्या आ गया? टेंशन। रूट टी बाय लैम्डा इज वेव स्पीड, रूट एक्स। अब ये वेरिएबल स्पीड है, द स्पीड इज वेरिएबल। अरे मानसी, डॉपलर में स्पीड, वेलोसिटी ऑफ सोर्स फ्रीक्वेंसी के लिए अकाउंट करते हैं, स्पीड के लिए नहीं अकाउंट करते हैं, दुष्ट बच्ची। तो ये एक तो पॉइंट ये हो गया। दूसरा, यदि अपने को बहुत ध्यान से सुनना, यदि टाइम निकालना है टॉप तक का, ये यहां तक कितना टाइम ले रही है, ऊपर से नीचे कितना टाइम ले रही है, प्लीज लिसन केयरफुली, इंटीग्रेशन से बच जाएंगे, भूल जाओ इसको। अपन एक दूसरा ही केस पकड़ते हैं। यदि कोई पार्टिकल रेस्ट से चलना चालू कर रहा है और कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए से चल रहा है, तो डिस्टेंस एक्स बाद उसकी स्पीड कैसे निकालेंगे? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। तो स्पीड जो है दैट इज रूट टू एक्स, एक्स के स्क्वायर रूट पे डिपेंड करती है स्पीड। कब ऐसा होता है? जब इनिशियल वेलोसिटी जीरो और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ये आपने सबने पढ़ा हुआ है, रूट टू जी एच सबने पढ़ा हुआ है, लेकिन यूज नहीं करते हो आप। तो इन दोनों में बहुत स्ट्रॉन्ग सिमिलैरिटी, यहाँ पे भी स्पीड जो है
देखें, हम इस वेव को ऐसा मान सकते हैं, यहां से यदि पल्स जनरेट हो रही है तो बताओ स्पीड कितनी मिलेगी उसकी? 0, क्योंकि यहाँ टेंशन 0 है। यहाँ स्पीड यदि पल्स को ऊपर जाता हुआ माना आपने, तो यहाँ इनिशियल वेलोसिटी कितनी मिली? 0। और डिस्टेंस x बाद उसकी जो स्पीड आ रही है, इट इज प्रोपोर्शनल टू रूट एक्स। मतलब अपन मान सकते हैं वो पल्स कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रही है। आइडेंटिकल फंक्शन, x का कोफिशिएंट क्या होता है? 2a, तो ये 2a होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? 2a। तो अपन ऐसा मान सकते हैं कि ये जो पल्स ऊपर चल रही है वो g/2 के एक्सेलरेशन से चल रही है। एक बार फिर समझाता हूं, यदि हम ऐसा मान लें, ऐसा ही मान के काम करना हमेशा, ये जो पल्स है, ऑब्वियस सी बात है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0, इसका एक्सेलरेशन अपन ने कितना निकाला? g/2। तो बताओ डिस्टेंस x बाद इसकी स्पीड कितनी आएगी? v² = u² प्लस ट्वाइस a x। तो v की वैल्यू क्या आ रही? √gx। अरे वही तो है, आइडेंटिकल केस है, देयर इज नो डिफरेंस। तो अब हम इसको एक पार्टिकल जैसे ट्रीट करेंगे जिसका एक्सेलरेशन किधर है? ऊपर की तरफ। और वैल्यू कितनी है? g/2। वैल्यू कितनी है? g/2। अब सेकेंड पॉइंट, यदि हमको पूछते हैं कि यहां से यहां तक का टाइम बताओ, नहीं, हम नीचे से ऊपर तक का टाइम बताएंगे। भाई किसी पत्थर को फेंका, ऊपर जाने का टाइम और नीचे आने का टाइम सेम रहता है। ग्रेट सर। तो हमको ऊपर से नीचे आने का टाइम पूछा तो भी हम कौन सा टाइम? नीचे से, क्योंकि यहां से यदि रेस्ट से चलना चालू करता है पार्टिकल। अब सेकेंड फॉर्मूला, ये दो केसेस याद रखना 1D के, ये बताए भी हैं शायद, √2d/a यहां बताया। यदि रेस्ट से चलना चालू कर रहा है या फाइनली रेस्ट में आ रहा है, तो टाइम इज गिवन बाय √2d/एक्सेलरेशन विदाउट साइन। अब देखो यहां पे फायदा, आपको कहते हैं भाई यहां से यहां तक का टाइम बताओ, तो आप ये वाला टाइम बताओ। यहां इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। तो टाइम √2d/a, खत्म, ये टाइम आ गया। इज दिस क्लियर और नॉट? और मान लो कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनना बेटा, फर्स्ट हाफ का टाइम और सेकेंड हाफ का टाइम ये अलग अलग पूछ लिया, तो हम ऊपर से नीचे वाला टाइम नहीं निकालेंगे, नीचे से ऊपर वाला। तो देखो ये वाला टाइम, बहुत ध्यान से सुनो, ये वाला टाइम सेकेंड हाफ का टाइम, वैसे बताओ कौन सा टाइम ज्यादा रहेगा, फर्स्ट की सेकेंड? विजुलाइज, यहां से धीरे धीरे स्पीड बढ़ रही है, सेकेंड हाफ में स्पीड ज्यादा होगी, तो ये टाइम कम रहेगा, ये टाइम ज्यादा रहेगा, कि दोनों बराबर? नहीं, कांस्टेंट वेलोसिटी तो दोनों बराबर। यहां एक्सेलरेट होते चले जा रहा है वो पार्टिकल, तो यहां और फास्ट चल रहा है इस हाफ में, इसके कंपैरिजन में, तो ये टाइम कम रहेगा। तो नीचे आते समय इधर टाइम कम लगेगा, इधर टाइम, वो तो कंपेयर करने के लिए नीचे से चलाओ ना, इधर स्पीड कम हो जाएगी तो यहां टाइम ज्यादा। और मान लो ये टाइम निकालना है, तो √2d/a, और ये टाइम निकालना है, तो पूरे टाइम में से ये पूरा टाइम बताओ कितना आएगा? √2d/a, इस टाइम में से सब्ट्रैक्ट कर दो, ये वाला टाइम आ जाएगा। इज दिस क्लियर और नॉट? वाई g/2? पूरी रामायण पढ़ा दी, उसके बाद पूछ रहे राम और सीता भाई बहन थे क्या? अब वो गड़बड़ कर रहे हो बेटा श्रेयांश, ठीक है? ये स्पीड वाले केस तो मैंने करा दिए, अब आपको जो याद करके आना है कल के लिए, इंटेंसिटी, इसके फॉर्मूले याद करके आना। इंटेंसिटी है और पावर है और एनर्जी है, तीनों के फॉर्मूले घोट के आना आप। 2 लेक्चर में नहीं, तो अपन डॉपलर इफेक्ट पढ़ेंगे, साउंड 3 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। डॉपलर भी हो जाएगा, स्टैंडिंग वेव, पाइप्स एंड स्ट्रिंग्स, सबका वाइब्रेशन हो जाएगा, रेजोनेंस ट्यूब वगैरह। लेकिन आप फॉर्मूले याद करके आओगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। हाँ, सोनोमीटर, एरर भी लेना है। एरर कौन सा एरर? एरर पढ़ा दिया ना मैंने? ओके ओके ओके, ट्यूब वाला बता दूंगा बेटा, डोंट वरी। रेजोनेंस नहीं आता वो पढ़ा दूंगा रे भाई, डोंट कमिट सुसाइड। बेटा यदि सुसाइड कर लोगे तो मैं क्लास अटेंड करने नहीं दूंगा, बता रहा हूँ। जो जो सुसाइड करेगा सबको क्लास से बाहर निकाल देंगे।
अच्छा कोई डाउट है तो जल्दी बताओ। देखते हैं। हर्षित, कहाँ है हर्षित? अरे इसका नाम भूल जाता हूँ, ये दो दो नंबर यूज करता है। ओके, विराज ने भेजा है। रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन फर्स्ट सेकंड एंड सेकंड सेकंड। ओके, देखो ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है। पीरियड ऑफ पार्टिकल इज 8 सेकंड, टाइम पीरियड 8 सेकंड दिया, और t इज इक्वल टू 0 पे मीन पोजीशन पे है। फर्स्ट और सेकंड सेकंड में जो डिस्टेंस कवर करता है उसका रेशियो पूछा है। देखो ध्यान से, t इज इक्वल टू 0 पे यहां है, फर्स्ट सेकंड में कहां पहुंचेगा, बहुत ध्यान से सुनो। टाइम पीरियड है 8 सेकंड्स, तो ये ओमेगा, तो बताओ 1 सेकंड में कितना एंगल कवर करेगा, बताओ। 45। अरे 1 सेकंड में कितना कवर करेगा, 45। तो 1 सेकंड में फेज 45 से चेंज हो जाएगा, तो वो पहुंच जाएगा a/√2 पे। तो कितना कवर किया फर्स्ट सेकंड में, a/√2। और सेकंड सेकंड में और 45 से चेंज हो जाएगा, तो यहां पहुंच जाएगा। सेकंड सेकंड में a-a/√2 कवर करेगा। अरे इतना पहले ही कर लिया 1 सेकंड में, और फिर वो 1 सेकंड में 45 से और चेंज हो जाएगा, तो फेज कितना हो जाएगा, 90। मतलब कहां पहुंच जाएगा, एक्सट्रीम पे। ये रेशो आ गया। देखो फेज वाला फंडा क्लियर है ये। फिर नेक्स्ट देखें। दुष्ट अभ्युदय, 1D के डाउट अभी भेज रहे हो? कल रात को भेजा था उसने, सर डाउट ऑफ एसएचएम। ये डैम्ड ऑसिलेशन का क्वेश्चन आया, देखो ध्यान से। मास ऑफ 1 kg, स्प्रिंग कांस्टेंट k इज इक्वल टू 100, डैम्पिंग कोफिशिएंट ये बता दिया ना। 4 सेकेंड्स बाद एनर्जी ये 0.5 है, और ए की इनिशियल वैल्यू 10 है। तो 4 सेकेंड्स बाद एम्पलीट्यूड निकालना, तो एम्पलीट्यूड इज इनिशियल एम्पलीट्यूड e⁻⁻b/2m × t। इज दिस ओके? और फिर हाफ के स्क्वायर से एनर्जी निकल जाएगी। विराज क्लियर है ये? दुष्ट विराज जो बताया क्वेश्चन वो पूछ लिया वापस। और किसी ने भेजा है क्या अभी डाउट? हाँ हर्षित भाई ने भेजा है। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ फॉलोइंग पेंडुलम, और मेरे को हिंट भी भेज रहा हो। कौन है भाई ये 313? टाइम पीरियड ऑफ फॉलोइंग पेंडुलम, देखो ध्यान से बेटा। जैसे एक मास यहां है और एक मास यहां है, ये L1, ये वाली लेंथ L1, मैंने करा दिया वैसे ये वाला केस, ये लेंथ L2, और आपको यहाँ पे टाइम पीरियड पूछा है। तो मैंने फिजिकल पेंडुलम में आपको पूरा डेरिवेशन दिया था। क्या दिया था? डेरिवेशन। और उस डेरिवेशन का सार ये है कि टाइम पीरियड इज 2π√I/mgh। यदि ये यूज करना चाहते हो तो पहले फॉर्मूला यूज करना बताता हूं। आई इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया m1l1 स्क्वायर प्लस m2l2 स्क्वायर। आई तो बहुत इजी आ गया, m1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस m2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। स्टेप 1 क्लियर ये? अच्छा ये इस सिस्टम का टोटल मास कितना है भाई, m1 प्लस m2, और h क्या है, सेंटर ऑफ मास और इस एक्सिस का डिस्टेंस। यहां से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस m1l1 प्लस m2l2 अपॉन m1 प्लस m2। जल्दीबाजी नहीं करते, ठीक से समझते हैं। ये फॉर्मूला किसी भी रोटेशनल एसएचएम के लिए यूज कर सकते हो। तो ये तो सिंपल पेंडुलम तो नहीं है। सिंपल पेंडुलम के अलावा जो कुछ भी उसको कहते हैं फिजिकल पेंडुलम, उसको क्या बोलते हैं, फिजिकल पेंडुलम। उसके लिए फॉर्मूला आपके पास है। इसमें आई क्या है, जिस एक्सिस के अबाउट ये ऑसिलेट कर रहा है उसके अबाउट सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
अच्छा, ये सिस्टम का रिजिड बॉडी का जो भी ऑसिलेट कर रहा है उसका टोटल मास, और h क्या है, एक्सिस और सेंटर ऑफ मास के बीच का डिस्टेंस। सेंटर ऑफ मास कैसे लोकेट करेंगे, m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर है ये? अब एक ही सॉल्यूशन चलने देते हैं, ये फॉर्मूला सारे केसेस कवर करता है ना। फिर नेक्स्ट हर्षित भाई के डाउट्स, ये तो केटी स्क्वायर वाला मैंने क्लास में कराया। डिस्प्लेसमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग शोज, अरे ग्राफ भी मैंने क्लास में करा दिया ना, एनर्जी, एक्स, वेलोसिटी, पोटेंशियल एनर्जी सबके ग्राफ कराया। हर्षित एक बार वो लेक्चर देखो, दुष्ट। ये सारे हर्षित, ये सारे केसेस जो है ना क्लास में कवर्ड, एक बार लेक्चर देख लो, पेंडुलम वाला केस, ठीक है। चलो, चलो बाय।